अच्छा खासा खुला माहौल है इरसा के महके का। मिक्स गैदरिंग फंक्शन था और इरसा मोहतरमा साड़ी में मलबूस बाल खोले फिर रही थीं। मैं तो हैरान हूँ, इरम और मरियम को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। सहरिश ने अलबाब को रात के फंक्शन की सारी रुदात सुनाई तो वो कहने लगा, असल में बात यह है कि इरम और मरियम के ससुरालों में भी ऐसी ही बेहूदगी पाई जाती है, इसलिए उन्हें ये सब बुरा नहीं लगेगा। नायाब ने एक फंक्शन भी अटेंड नहीं किया। नायाब के घर का माहौल हमारे घर के माहौल से मैच करता है, जबकि इरम और मरियम का बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तुमने देखा नहीं कितनी चेंज हो गई हैं वो दोनों। हर वक्त अम्मी को भी सबक पढ़ाती रहती हैं। ये तो अम्मा जी हैं इस घर में जो सबके नकील डली हुई है, वरना बगावत करने में तो तुमने भी कसर नहीं छोड़ी थी। अलबाब ने हल्का सा छेड़ा। क्या? सहरिश दुख से चिल्लाई। मैंने कब किसी बात पर बगावत की थी, बल्कि नाजिश भाभी को ही शिकायतें होती रही हैं आप लोगों से। मैंने तो कभी किसी बात की शिकायत की ना बगावत, बल्कि मैं तो इरसा के हालात देख देख कर हैरान होती हूँ। वो आप लोगों से भी किस कदर फ्री होने की कोशिश करती है, जबकि मैं तो मेहराब भाई से कभी दुआ सलाम के अलावा बोली तक नहीं, और उसका बस नहीं चलता मचल मचल कर उनकी गोद में ही बैठ जाए। अम्मा जी इन बातों पर टोकती हैं तो वो कहती है कि मेहराब भाई उसे अपने भाई दिलावर की तरह लगते हैं। मुझे लगता है मेहराब भाई अब उससे बचने की वजह से ही कम कम आते हैं। सहरिश की बात पर अलबाब हंस दिया। ये शुक्र अदा करो नाजिया भाभी अलहदा हो गई थी, अगर इस घर में होती तो मेहराब भाई का जीना हराम कर देती। खैर ये बात रहने दो। लाख नाजिया भाभी तेज सही, लेकिन मेहराब भाई के कंट्रोल में है। ना जाने उस सालार को क्या हुआ है, बीवी की गलत बातों को क्यों नहीं छुड़वा देता। अगर ये अपनी हरकतों पर रही तो अम्मा जी ही क्या, अम्मी जान भी उन दोनों को निकाल फेंकेंगी। मैं तो हैरान हूँ, अभी कुछ दिन कबल बुर्का दिलवाया था अम्मी ने सालार से कहकर, तब तो बड़ा तनफन हो रहा था सालार पर्दे के मौजू पर, और रात उसकी आंखें बंद हो गई थीं। देखो सहरिश, जिन खानदानों में जो रिवायत होती हैं वो तमाम उम्र बाकी रहती हैं। किसी एक फर्द को जब इन हालात में बदलना पड़ता है तो खासी मुश्किलात पेश आती हैं। मैं जानता हूँ इरसा के घर का माहौल बहुत खुला है, हमें इस बात पर बेजा तनकीद करके सालार की जिंदगी में कांटे नहीं बोने चाहिए। इरसा का बैकग्राउंड कुछ भी था, अगर इरसा हमारे माहौल में एडजस्ट हो जाती है तो हमें कोई परेशानी नहीं। सारी उम्र सालार अपने ससुराल को ऐसे ही निभाता रहे, कोई मसला नहीं। इरसा हमारे साथ निभा अच्छे करे, प्रॉब्लम फिर कुछ नहीं। अलबाब ने सुलझे हुए अंदाज में कहा, फिर कहने लगा, और देखो प्लीज ये सब बातें अम्मा जी और अम्मी को बिल्कुल मत बताना। जमाने की आजकल ऐसी ही रफ्तार है, एडजस्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है। हमारे भाई का घर बसा रहे, हमें कुछ और नहीं चाहिए। सहरिश हैरानी से शौहर की तरफ देखने लगी। उसने कब सालार का घर उजाड़ने की बात की थी? क्या जरूरत थी तुम्हें रात ये नुमाइश लगाने की? अगर ऐसा कुछ करना था तो कम से कम बता तो दिया होता। अम्मी अगर नहीं भी बताया तो इससे क्या फर्क पड़ गया? इरसा माँ की बातों से जिच होकर बोली, तुम्हें तो यही लगेगा कि फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमसे पूछो कितनी जिल्लत उठाना पड़ रही है। माजदा बाजी ने गुस्से से कहा। सिराज भाई नाराज होकर चले गए। बासित अलहदा नाराज बैठा है। वो तो शुक्र है कि आजहर नहीं निकले, और अरशद भाई तो हैं ही अल्लाह मियाँ की गाय, वरना चारों दमादों का तमाशा खूब अच्छी तरह से लगता। चार का नहीं दो का तो लग ही गया। नईमा बेगम ने जले कटे अंदाज में कहा, इसमें आप लोग मुझे कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं? जो जैसा होगा वैसा ही रंग दिखाएगा। वैसे भी आपके दमादों को हमेशा से रंग दिखाने की आदत ही है, ये कोई आज पहली बार तो नहीं हो रहा। इरसा सख्त बेजारी से बोली, ये तो यही कहेगी नई नई दौलत का नशा चढ़ रहा है इस पर, मैके की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं। फिर साजिदा माँ से मुखातिब होकर बोली, अच्छी तरह से समझ लीजिए अम्मी, अगर बासित ना आए तो मैं भी साथ की बारात में शामिल नहीं होंगी। हालांकि आपा को तो आप लोग नजरअंदाज कर सकते हैं कि सिराज भाई गरीब हैं, लेकिन आप बासित को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हर जगह सपोर्ट करते हैं वो। अब भी 7 लाख रुपए के मकरूज हैं आप लोग बासित के। बासित को जब तक मनाकर नहीं लाया जाएगा बासित नहीं आएंगे।
میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ ساجدہ نے اپنے احسانات جتلائے تو نعیمہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئیں۔ ارسا پر یہ انکشافات پہلی بار ہوا تھا کہ ان لوگوں نے باسط سے اتنی رقم لے رکھی تھی۔ اس نے بے یقینی سے ماں کی طرف دیکھا۔ کیا ضرورت تھی باسط بھائی سے اتنی رقم لینے کی؟ کسی بھی چیز کی کمی نہیں دلاور بھائی کے پاس، پھر بھی انہوں نے باسط بھائی سے کیوں پیسے لیے؟ ارسا کو سخت برا لگا تھا۔ یوں ہی تھوڑا ادھار لیے تھے۔ دلاور نے اور باسط نے مل کر کسی کام میں پارٹنرشپ کی تھی۔ بس امی رہنے دیں، ساجدہ غرا کر بولی۔ دلاور بھائی نے ادھار مانگے تھے 6 ماہ کے لیے، اور اب سال ہونے کا ہے، نام پہ نام بھی نہیں۔ تو تم یہ باتیں اپنے بھائی سے کہو، مجھ پہ تو احسان کرنے نہیں آئی ہو۔ اور بے فکر رہو، دلاور لے کر نہیں بھاگے گا، دے ہی دے گا۔ ذرا ان فرضوں سے فارغ ہو لیں، پھر وہ آبائی گھر بکوا دوں گی اور اس کی رجسٹریاں بھی تمہارے میاں کے پاس ہی رکھی ہوئی ہیں، پھر بھی تم اتنی بے اعتبار ہو رہی ہو۔ نعیمہ بیگم کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ ساجدہ راز فاش کیے جا رہی تھی۔ امی اس بحث کا کوئی فائدہ ہے؟ سب مہمان آ چکے ہیں۔ باسط اور سراج بھائی کو لینے کے لیے آپ دلاور بھائی سے کہیں کہ وہ جائیں۔ ماجدہ کے الفاظ دلاور نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سنے تو بھڑک گیا۔ کیا قصور ہے میرا جو میں ان سے اپنا نہ کردہ گناہ کی معافی مانگوں؟ نہیں آتے تو نہ آئیں، میں کسی کی حد جڑیاں نہیں کرنے جاؤں گا۔ دلاور کا یہ کہنا تھا کہ کمرے میں سب کو سانپ سونگھ گیا۔ میں نے کسی کی بے عزتی نہیں کی جو میں انہیں مناتا پھروں گا۔ واہ بھائی واہ، یہ اچھی رہی، گویا ہماری کوئی عزت ہی نہیں۔ کل برادری کو تماشا دکھا لیا، آج اور دکھا لینے دو، میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائی کی بارات اپنے وقت پر ہی چلے گی، جسے آنا ہے وہ آ جائے اور جو نہیں جانا چاہتا شوق سے نہ جائے۔ اس کا اشارہ اپنی بہنوں کی طرف تھا۔ کچھ دیر قبل تو ساجدہ ماجدہ بڑھ چڑھ کر بول رہی تھیں، اب انہیں سانپ سونگھ گیا۔ یہ کہہ کر دلاور بھائی واپس کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارسا کو گلٹی فیل ہونے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ معاملہ اتنی گھمبیرتا اختیار کر لے گا۔ وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ اگر آپ لوگ برا نہ منائیں تو میں باسط اور سراج بھائی کو فون کر لوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اپنی کارگزاری دکھانے کی، تمہاری وجہ سے تو حالات یہاں تک پہنچے ہیں اور اب تم مزے لینے چلی ہو۔ کرنا جانتے ہیں ہم، فون بلا لیں گے اپنے شوہروں کو، ساجدہ باجی غرا کر بولی اور باہر نکل گئیں۔ رابعہ پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی، باقی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن ارسا کو چین نہ آیا۔ وہ بے چینی سے باہر آئے اور دلاور بھائی کو اشارے سے قریب بلا کر کہنے لگی، دلاور بھائی ایک بار سراج بھائی اور باسط بھائی کو فون کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناراضی تول پکڑ جائے۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ تمہیں نہیں پتا ارسا ان لوگوں کا، ہمیشہ یہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، آج میں انہیں مزہ چکھا کر ہی رہوں گا۔ دلاور بھائی بھی ہٹ درمی پہ آیا کھڑا تھا۔ یکے بعد دیگر سعد اور معیز کی باراتیں چڑھ گئیں۔ دونوں کی دلہنیں گھر میں آ گئیں۔ دلہن جہیز بھی اونچا لائی تھی، گھر میں گہما گہمی اور مصروفیت اور بڑھ گئی تھی۔ ساجدہ میکے میں ہی بیٹھی رہی۔ اپنے بچوں کو باسط گھر لے گیا تھا۔ بچے بھی باراتوں میں شامل نہیں ہوئے۔ ساجدہ نے بھائیوں کی شادیاں اٹینڈ کر لی تھیں اور اب گھر جانے کا سوچ رہی تھیں۔ نہ جانے باسط کا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا۔ اس کے دل میں بہت سے خوف اور خدشات تھے۔ یہاں کسی کو کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی، سب اپنی اپنی مصروفیت میں مگن تھے۔ وہ اپنی پیکنگ کرنے لگی۔ خالدہ آپا تو منت سماجت کر کے سراج بھائی کو منانے میں کامیاب ہو گئی تھی، تبھی سراج بھائی نے دونوں باراتوں میں شرکت کر لی تھی۔ اگر میں بھی باسط کی منت سماجت کرتی تو شاید وہ بھی مان جاتے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ سراج بھائی تو غریب تھے، کمزور تھے، دلاور بھائی نے بہت سے احسانات کر رکھے تھے ان کے اوپر، نہیں تو جھکنا ہی تھا۔ باسط تو ہرگز نہ جھکتے، ان کے تو سینکڑوں احسانات ہیں ان لوگوں پر، مگر مانتا کون ہے؟ کیا ضرورت تھی باسط کو میرے گھر والوں پر احسانات کرنے کی؟ اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ اچھا امی میں جا رہی ہوں، وہ بیگ تیار کر کے چادر اوڑھے ہوئے بولی تو نعیمہ بیگم نے کہا، باسط نے ہمارے ساتھ جو کیا اچھا نہیں کیا، وہ خوامخواہ سالار کی بات کا غصہ ہم پر کر رہا ہے۔ اگر دلاور سالار کو ایسا کرنے سے روکتا تو سالار ناراض ہو کر بیٹھ جاتا۔
बासित समझदार है, उसे ये बात समझनी चाहिए थी। मैंने कितने फ़ोन किए, उसको कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी यही जिद थी कि उसके साले उसे मनाने आए। देखो साजिदा, अब तुम्हारा बाप तो जिंदा नहीं जो बेटियों के घर बसाने की खातिर दामादों के कदमों में पगड़ियां रखता फिरेगा। बहन भाइयों का रिश्ता तो बराबरी का होता है। दिलावर का ये मुझ पर एहसान है कि उसने मुझे मेरे बाकी बच्चों को फर्जों से सुबुदोश किया। तुम्हें पता है दिलावर हटीले मिजाज का है, वो नाजायज क्यों झुकता। यही बात बासित को खुद समझनी चाहिए थी। हमारे लिए तो सारे दामाद एक जैसे हैं। बासित को समझाने की कोशिश करना, उसने हमारे साथ नाजायज किया है। अगर वो मेरा गिला करे तो तुम कह सकती हो, मेरे सर पर कौन सा तुम्हारा बाप है। मैं तो खुद बेटों की मोहताज हूँ। वो जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, और अगर वो कोई बड़ा हंगामा करे तो मुझे फौरन इत्तला कर देना। मैं कोशिश करूँगी खुद ही आ जाऊँ। अब मैं दिलावर या खावर से नहीं कहूँगी। माँ की मोहब्बत पर साजिदा की आंखें भर आईं। अल्लाह ना करे कि मैं आपको तकलीफ दूँ। वो एक दिन में बासित का गुस्सा कम हो जाएगा तो फिर मैं बासित के साथ ही आऊंगी। वो कमरे से निकलते निकलते इरसा से टकरा गई। साजिदा बाजी, जा रही हैं आप? आज तो रत जगह का प्रोग्राम है। वो चहक कर बोली तो साजिदा बाजी ने कड़वी निगाहों से उसकी तरफ देखा और मुंह फेर कर कहने लगी, तुम्हारी बदौलत मुझे रत जगह अपने घर में ही करने को मिल जाएगा। वैसे इरसा, तुम तो हमसे ज्यादा होशियार निकली। अपने शौहर के बारे में बताती कुछ थी और निकला वो कुछ और। आखिर इतनी मुबागा आराई की कोई तो वजह होगी। वो कड़े कसीले लहजे में कहकर आगे बढ़ गईं। फरहान जो इरसा के पीछे ही था दौड़कर सामने आ गया और साजिदा बाजी का बैग पकड़ते हुए बोला, आप अकेले जाएंगी? लाए, मैं आपको छोड़ आता हूँ। उसके साथ ही उसने बाइक की चाबी उठाई और आगे बढ़ गया। साद और मुइज तो अपना जहेज समेटने में मसरूफ हैं। मैं भी आपका ही भाई हूँ। बस एक दिन की बात है। प्लीज प्लीज सालार, मैं कल आ जाऊंगी। प्लीज इजाजत दे दो। फंक्शन कुछ भी नहीं है, बस खवातीन में ढोलकी पे गीत होंगे। सारी कजन आई हुई हैं। देखो शाहिद ने भी राबिया को एक रात रुकने की इजाजत दे दी है, हालांकि उसका कल वलीमा है। क्या तुम मुझे सिर्फ एक रात की इजाजत नहीं दे सकते? वो मिन्नतें कर रही थी। सालार चुप हो गया। पता नहीं कौन कौन से फंक्शंस होते हैं तुम्हारे, वो बनावटी गुस्से से बोला। साजिदा बाजी, जा रही हैं आप? आज तो रत जगह का प्रोग्राम है। वो चहक कर बोली तो साजिदा बाजी ने कड़ी निगाहों से उसकी तरफ देखा और फिर मुंह फेर कर कहने लगी, तुम्हारी बदौलत मुझे रत जगह अपने घर में ही करने को मिल जाएगा। वैसे इरसा, तुम तो हमसे ज्यादा होशियार निकली। अपने शौहर के बारे में बताती कुछ थी और वो निकला कुछ। आखिर इतनी मुबागा आराई की कोई तो वजह होगी। वो कड़वे कसीले लहजे में कहकर आगे बढ़ गईं। फरहान जो इरसा के पीछे ही था दौड़कर सामने आ गया और साजिदा बाजी का बैग पकड़ते हुए बोला, आप अकेले जाएंगी? लाए, मैं आपको छोड़ आता हूँ। उसके साथ ही उसने बाइक की चाबी भी उठा ली और आगे बढ़ गया। साद और मुइज तो अपना जहेज समेटने में मसरूफ हैं। मैं भी तो आपका ही भाई हूँ। बस एक दिन की बात है। प्लीज प्लीज सालार, मैं कल आ जाऊंगी। प्लीज इजाजत दे दो। फंक्शन कुछ भी नहीं है, बस खवातीन में ढोलकी पे गीत होंगे। सारी कजन्स आई हुई हैं। देखो शाहिद ने भी राबिया को एक रात रुकने की इजाजत दे दी है, हालांकि उसका कल वलीमा है। क्या तुम मुझे सिर्फ एक रात की इजाजत नहीं दे सकते? वो मिन्नतें कर रही थी। सालार चुप हो गया। पता नहीं कौन कौन से फंक्शंस होते हैं तुम्हारे, वो बनावटी गुस्से से बोला। अच्छा सालार, प्लीज, मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। वो इतनी लजाहत से कह रही थी कि सालार को मानना ही पड़ा। उसने फोन बंद कर दिया। इरसा बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। डेक पे फुल वॉल्यूम में शादी ब्याह के गीत चल रहे थे। वो लोग रत जगह की तैयारी में लाइटिंग और कालीनों का इंतजाम कर रहे थे। तभी साजिदा बाजी घर में दाखिल हुई। अभी कुछ देर कबल तो फरहान उन्हें छोड़कर आ रहा था और अभी वो वापस भी आ गईं। हर एक उनकी शक्ल देखने लगा। वो दरवाजे में नहीं रुकी, सीधी माँ के कमरे में पहुंची जहां नईमा बेगम और दिलावर बैठे चाय पी रहे थे। तुम अभी गई नहीं साजिदा? साजिदा को देखकर नईमा बेगम ने बेसाख्ता पूछा। घर से ही आ रही हूँ। बासित ने मुझे घर से निकाल दिया। वो कहता है जो तुम्हारे भाई ने मेरी रकम ली रखी है वो लेकर आओगी तो घर में दाखिल होने दूंगा। बसूरत दीगर मैं उसके घर में कदम ना रखूं।
ये कहकर साजिदा फूट फूट कर रो दी। नईमा बेगम को परेशानी होने लगी। अभी वो कुछ बोलती, दिलावर कहने लगा, देखा आपने कितना बात का बतंगड़ बना रहा है। वो कमजोर इंसान की यही निशानी है, वो एहसान करके मुसीबत के वक्त जतला दे। कहाँ से दूंगा मैं उसे वो रकम? सारा पैसा मैं राबिया की शादी में लगा चुका हूँ। आहिस्ता बोलो दिलावर, घर में पराई बेटियां आ चुकी हैं। दिलावर गुस्से से जुज़-बजुज़ हो रहा था। इरसा जो साजिदा के पीछे पीछे आई थी, दिलावर भाई के मुंह से ऐसी बात सुनकर हैरान रह गई। अपनी औकात से बढ़कर शादियां की है मैंने इरसा, राबिया और साद मुइज़ की। अब कमाऊंगा तो कर्जा उतार सकूंगा ना। आधा कर्जा तो इरसा की शादी का ही है जो अभी तक नहीं उतरा। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है इरसा ने। नईमा बेगम को मलाल हो रहा था। तो अब इरसा से कहो कि वो लाकर दे लैंडलॉर्ड शौहर से, ताकि इस गंदगी पे मिट्टी डाली जा सके। साजिदा बाजी भड़क कर बोली, वो ऐसा भी कर देती अगर उसका सिस्टम जॉइंट ना होता। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ 7 लाख रुपए कुछ मायने नहीं रखते उन लोगों के लिए, और वो बासित की तरह ऐसी कमजोरी भी नहीं दिखाएंगे। लेकिन सालार की आदत बिल्कुल अलग है। अभी तक वो हम में घुल मिल भी नहीं सका। हम किस मुंह से ऐसी बात करें? इरसा सोच में पड़ गई। मैं अपने तौर पर बात तो करके देखूं ना, हो सकता है सालार मदद करने में कामयाब हो जाएं। वो अभी पलट रही थी कि दिलावर के अल्फाज उसे कानों में पड़े। फिलहाल मुझे किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं। उससे कहो हमारे आबाई घर की रजिस्ट्रियां उसके पास ही हैं, वो घर बेच दे या फिर इंतजार करें। जब हमारे पास होंगे तब दे देंगे। लेकर नहीं भागे, और ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं। सुकून से यहाँ रहो, 4 दिन में ही उसकी औलाद उसका जीना हराम कर देगी। आ जाएगा लेने। जब तक वो नहीं आता अब तुम नहीं जाओगी। दिलावर कमरे से निकला तो इरसा से आंखें चार हुईं। इरसा गुमगो की हालत में खड़ी थी। दिलावर सरसरी निगाह उस पर डालकर आगे बढ़ गया। सालार के सेल की बेल बज रही थी। नंबर अनजाना सा था। उसने फोन अटेंड किया तो दूसरी तरफ बासित था। बासित ने बड़ी खुशदिली से दुआ सलाम की। सालार को धचका लगा। वो तो ससुराल से नाराज होकर बैठा था, और नाराजी भी उसी की वजह से थी। फिर उसको फोन करने का मतलब क्या था? सालार सोच ही रहा था कि बासित कहने लगा, भाई मैंने तो इसलिए फोन किया था कि मालूम करूं तुम अपने ससुराल में हो या कहीं और। सालार का उस बेमहल सवाल करना बेअजीब लगा। वो कहना चाहता था कि मैं आप लोगों की तरह फारिग नहीं हूं जो हर वक्त ससुराल में पड़ा रहूं, लेकिन कह ना सका। क्यों? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? सालार का अंदाज खुश था। भाई अगर पूछ लिया तो इसमें नाराजी वाली कौन सी बात हो गई? वो हंसकर बोला तो सालार कहे बिना ना रह सका। बासित भाई नाराज तो आप हैं, मैं भला क्यों नाराज होने लगा? हाँ। वो गहरी सांस भरकर बोला, देख लो मेरे बगैर सालों को। मुझे फूटे मुंह भी आकर ना टिटोला। मगर गैरों का क्या मलाल, वो मेरी घरवाली है ना, वही नहीं चाहती कि मेरे ससुराल में इज्जत हो। बस मैंने तुम्हारे पास इसलिए फोन किया था कि मुझे तुमसे मलाल था। कम से कम तुम तो इन लोगों को झंझोड़ सकते थे, मुझसे मिलने आ सकते थे। यार तुमने भी गैरों वाला ही सलूक किया। भाई नहीं समझा मुझे। बासित ने शिकवा किया तो सालार हैरान रह गया। सालार को बासित के मुंह से ये बातें बड़ी अजीब लग रही थी। वो कहने लगा, किस मुंह से आता बासित भाई? आपकी नाराजी भी तो मेरे ही अमल से थी। ओ नहीं यार, ये बात नहीं है। बासित खिसिया सा गया। ये तो उन लोगों ने खुद इशू बना दिया था। अंदर की बात तो यह है कि दिलावर ने मुझसे 7 लाख रुपए लिए थे। सालार को धचका लगा। कैसे लोग थे जो दामाद से कर्जा ले लेते हैं? फिर भी वो संभल कर बोला, लिए होंगे बासित भाई, आपका और उनका मामला है, आप मुझे क्यों बता रहे हैं? बासित हंस दिया। सिर्फ तेरी गलतफहमी दूर कर रहा हूं और कोई बात नहीं। कहीं तू मेरी तरफ से कोई बात दिल में रख कर बैठा हो। मैं तो ये बता रहा था, जब इरसा की शादी की थी ना, दिलावर ने मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे, ये कहकर कि रिश्ता अचानक आ गया है। अभी हम इरसा की शादी के लिए तैयार नहीं थे। चूंकि रिश्ता अच्छा है इसलिए इनकार भी नहीं कर सकते। बड़े खानदान में जा रही है तो शादी भी ऊंचे दर्जे की करनी पड़ेगी। यार मैंने तो साथ ही दिया ना उनका। 5 लाख रुपए 6 माह का कहकर लिए थे, और अब 2 लाख रुपए और ले लिए। फिर भी आंख में हया शर्म नहीं। कभी दुनिया में देखा है इन दमादों को छोड़कर साले बराते लेकर चल पड़े।
और उस बीवी को भी शर्म ना आई, किस मुंह से चली गई भाइयों की शादी में। साली को घर में घुसने ही नहीं दूंगा। देखता हूं अब साले मेरे घर में आएंगे या नहीं। सालार को ये सब कुछ जानकर बहुत दुख और अफसोस हुआ था। कैसे लोगों से मेरे घर वालों ने मुझे मुंसलिक कर दिया। कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की क्या कमी थी मेरे अंदर, क्या मुझे कोई और लड़की ना मिलती। अब तुम बताओ, ठीक किया ना मैंने? ये कहकर मैं ये क्या कह सकता हूँ, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। सालार जानबूझकर कतरा गया। अच्छा यार, छोड़ो इस बात को। हाँ, आज रात तुम फंक्शन में जाओ तो जरा टो लेने की कोशिश करना कि मेरे मामलात में उनका क्या नजरिया है। मैं तुम्हें फिर फोन करूंगा। मगर बासित भाई, मैं क्यों जाऊंगा आज वहां? रत जगह का फंक्शन है, तुम नहीं जाओगे? बड़े कमाल की बात है ये फंक्शन तो मेहंदी से भी बढ़कर होता है। उसे तो इरसा ने बताया था कि खवातीन में ढोलकी पे गीत गाए जाएंगे। और बासित क्या कह रहा था? तुम्हारी घरवाली तो वही होंगी ना? बासित ने कुछ जताने वाले अंदाज में कहा, फिर खुद ही हंसकर बोला, वैसे यार जाना जरूर, सारी उम्र याद करोगे। बासित ने चटखारा लेते हुए कहा, फिर फोन बंद कर दिया। सालार के दिमाग की रगें खिंचने लगी। तो क्या इरसा मुझसे झूठ बोल सकती है? उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरा ख्याल है उन लोगों ने तुम्हें बुलाया नहीं होगा, तुम्हें नाचना गाना जो नहीं आता। बासित के अल्फाज तो उसकी समातों में हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। बहुत देर तक वो सोचता रहा कि क्या करे। ऐन फंक्शन के वक्त चाहे कि वहां जाऊं और तमाशा देखूं, नहीं, फंक्शन से कबल ही इरसा को घर बुला लूंगा। मैं कोई तमाशा लगाना नहीं चाहता। ये भी तो हो सकता है कि बासित ने ख्वामखा भड़काने के लिए मुझसे ऐसी गुफ्तगू की हो। अभी पता चल जाएगा। अगर इरसा मेरे बुलाने पर आ गई तो बासित मुझे भड़काना चाहता था, और अगर इरसा घर ना आई तो मैं क्या समझूं? वाकई वहां रत जगह हो रहा है, नाच गाने का पूरा एहतमाम है। ओह मेरे खुदाया, उसने अपने सर के बाल नोच लिए। किससे शेयर करूं इस मामले को? अम्मी से बात की तो वो उल्टा मुझे ही शर्मिंदा करेंगी। सुबह तो मैं इरसा की हिमायत ले रहा था और अब नहीं, ये मुनासिब नहीं। मैं इरसा को फोन करूंगा उसके साथ ही। उसने नंबर मिलाया। फोन इरसा ने उठाया। वो तकरीबन तैयार हो चुकी थी। रत जगह की सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। सारे कजन्स इकट्ठे हो चुके थे। साद और मोइस के दोस्त भी आ गए थे। इस वक्त सालार का फोन। वो हैरान हुई। इरसा, मैं ड्राइवर को भेज रहा हूं, तुम फौरन आ जाओ। सालार ने दूसरी कोई बात ही ना की। दो टोक अपना मौकफ बयान किया। खैरियत तो है सालार? वो परेशान हुई। हाँ खैरियत है, वो खुश लहजे में बोल रहा था। अभी कुछ देर कबल तो तुमने ऐसी कोई बात नहीं की थी। ठीक तरह से बताओ ना, बात क्या है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम बताओ, तुम घर आ रही हो या नहीं? वो अपने अजली गुस्से में आ गया। ओह, इरसा ने गहरी सांस खारिज की। जरूर माँ या दादी ने भड़काया होगा। वो एकदम बदमजा सी हो गई थी। अच्छा, मैं खुद आ रही हूँ, लेकिन सुनो, मुझे आने में 1 घंटा जरूर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ साजदाबाजी और बासित भाई का झगड़ा चल रहा है। इरसा ने फौरन झूठ का बहाना घड़ा। क्या बासित यहाँ आया हुआ है? सालार चकरा सा गया। ऐसा ही समझ लो। इरसा ने दूसरा झूठ बोला। तो तुम्हें क्या लेना देना किसी के झगड़े से? तुम अपने घर आओ। वो और जल्दबाजी में आ गया। हाँ, कह तो रही हूँ कि आ जाऊंगी, लेकिन 1 या 2 घंटे लग जाएंगे। यहाँ सूरत हाल खासी सीरियस है। मुझे उससे कुछ बात नहीं लेना। मुझे इस बात से कुछ नहीं लेना। ये बताओ, 1 घंटे में आ रही हो या 2 या 3 घंटे में? बस। क्या हो गया है सालार? किस तरह बात कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, 2 घंटे तक आ जाऊंगी। टाइम देखो क्या हो रहा है, सालार ने इरसा से कहा। तकरीबन 8 बज रहे हैं। इरसा ने घूमकर दीवार पर लगे क्लॉक की तरफ देखा। राइट, 10:30 बजे तुम मेरे घर में होगी। ठीक है, इरसा ने मारे बंदे कहा। सालार ने फोन बंद कर दिया। क्या बोरियत है यार, तुम यहाँ कमरे में बंद बैठी हो और हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसके कजन्स अंदर कमरे में आ गई थीं। इरसा बिल्कुल बदमजा हो चुकी थी और इस ख्याल में गुम थी कि सालार ने यकदम ऐसा ऑर्डर क्यों किया। अभी वो किसी नतीजे पर पहुंच भी ना पाई थी कि उन लोगों ने धावा बोल दिया। अगर ऐसे ही कमरे में घुसकर बैठना था तुम्हें, तो हम लोगों को क्यों बुलाया? यार, वो बस सालार का फोन आ गया था। कह रहा था कि उसकी तबीयत खराब है, मैं फौरन घर आ जाऊं।
लो जी, उन्होंने कोर्स में कहा, पहले ये बताओ तुम डॉक्टर हो क्या? सालार की तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास जाए, हमारा प्रोग्राम क्यों खराब कर रहा है? यार मुझे घर जाना होगा, नहीं तो। इरसा परेशान थी, किस तरह समझाए। बड़ा ख्याल है तुम्हें अपने मियाँ का, और यहाँ जो हम लोग आए बैठे हैं वो बज़िद थीं। देखो लड़कियों, बात यह है कि अम्मी ने कहा है कि तुम लोगों ने जो कुछ करना है बस जल्दी कर लो, रात भर का कोई प्रोग्राम नहीं होगा। जुबैदा आपा ने कहा तो वो सारी बदमजा हो गईं। अब क्या मुसीबत आ गई? इरसा तुम्हें तो पता है ना साजदा के हालात का, ऐसी सूरत हाल में हम यहाँ खुशियाँ मनाएंगे तो उसे और भी दुख होगा। जब वो भाइयों की बारातों में शमूलियत कर सकती है मियाँ को छोड़कर, तो रत जगह से उसे क्या दुख होगा? नसरीन भाभी ने ऐन मौके पर तंज किया तो जुबैदा लाजवाब हो गई। नसरीन ने मुंह पर कहा, लेकिन चहमा गोइयां तो हर कोई कर रहा था। ऐसा मार्का भी पहली बार देखने में आया। ससुराल वालों ने तो छोड़ा ही था, बीवी ने भी मियाँ को छोड़कर खुशियां मनाई। बारात की बात और थी, वो मजबूरी थी, लेकिन ये तो एक चोंचला है। ऐसे फंक्शन तो खुशियों में अच्छे लगते हैं। और फिर बारातों में साजदा के बच्चे भी तो शामिल हुए थे। आज तो उसके बच्चे भी नहीं हैं। जुबैदा आपा अपने तय मुतमईन कर गईं और साथ कमरे में आ गया और भड़क कर बोला, तो फिर जरूरत ही क्या है ऐसे फंक्शन करने की जिसमें दूसरों की दिल आजारी हो रही हो? साथ मैंने ये नहीं कहा कि इससे साजदा की दिल आजारी हुई, मैं तो ये कह रही थी। क्यों बहस कर रही हैं जुबैदा आपा आप? साजदा यकदम दरमियान में आकर बोली तो सभी खामोश हो गए। कितनी तो तैयारी कर रखी है इन लोगों ने इस फंक्शन की। साजदा का इशारा पीने पिलाने की तरफ था। हाँ, तैयारी कर रखी है, कोई पहली शादी तो नहीं हो रही। ये फंक्शन हर शादी के बाद होता है। आप लोगों की शादियों के बाद भी हुआ था, इरसा की शादी के बाद भी हुआ था, और सभी ने एंजॉय किया था। बासित भाई ने तो बकायदा मुजरा तक करवा दिया था। खाबर भाई की शादी के बाद सबने अपने अपने वक्त पर खूब जिंदगी के मजे लूटे। हम लोगों का वक्त आया तो पाई पाई का हिसाब हो रहा है। पल पल में लोगों के मूड खराब हो रहे हैं। मुंह बंद करो साद, इरसा ने झड़क दिया। क्यों मुंह बंद करूं मैं? ये बड़े बहन भाई चाहते ही नहीं कि हम लोग जिंदगी को खुशियों से भरपूर गुजार सकें। दिलावर भाई का रवैया देखा है तुमने, हमसे किस तरह उखड़ा उखड़ा हो रहा है। मैं कहती हूँ अब तुम एक लफ्ज भी मजीद नहीं बोलोगे। इरसा सब कुछ छोड़कर साद के सामने आकर खड़ी हो गई। चले जाओ यहाँ से, और जो कुछ करना चाहते हो करो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, साजदा बाजी ने भड़क कर कहा, और उसी वक्त कमरे से निकल गईं। सबके चेहरे अजीब से हो रहे थे। लगता है यहाँ तो रत जगह का प्रोग्राम नाच गाने का नहीं, लड़ाई झगड़े पर मौकूफ है। फिर क्या जरूरत थी हम लोगों को बुलाकर तमाशा दिखाने की? उसकी कजन से कहा तो राबिया और इरसा को सबकी महसूस होने लगी। देखो, ऐसी कोई भी बात नहीं है, साथ तो ऐसे ही उल्टे दिमाग का है, जो जी में आता है बोले जाता है। तुम लोग गाने वगैरह तो सेट कर लो, हम लोग आते हैं। भाई क्या है, मैं डांडिया लेकर आया हूँ और तुम यहाँ घसी बैठी हो। फरहान लड़कियों के कमरे में बिला तकल्लुफ ही दाखिल हो जाता है। बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और बात सुनो, मुंह मत बनाओ, साजदा बाजी के बच्चे भी आ गए हैं, जरा बाहर आकर देखो। वो तुम सबसे ज्यादा माहौल को एंजॉय कर रहे हैं। आखिर हैं तो बासित भाई की औलाद, जिंदा दिल और रंगीन मिजाज। वो लोग बाहर आए तो बासित के तीनों बेटे डांस में मशगूल थे। सबसे बड़ा बेटा 9th का तालिब इल्म था, दूसरा 7th में और तीसरा फकत 5th में। तीनों लड़कों ने बाप की कसर पूरी कर रखी थी। देखें, आपके बच्चे आ गए हैं। राबे बहन को बताने के लिए दौड़ कर गई थी तो साजदा बाजी बेयकीनी से अंदाज में बाहर निकल आईं। तीनों लड़के माँ को देखकर चिमट गए। तुम्हारे अब्बू भी आए हैं? साजदा बाजी ने बेसाख्ता पूछा। नहीं, अब्बू नहीं आए, पर उन्होंने कहा तुम लोग चले जाओ, मेरा जो तनाजा है वो अपनी जगह पर, तुम तो फंक्शन एंजॉय करो, तुम्हारी माँ उदास हो रही होगी। बड़े बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर साजदा हल्की फुल्की हो गई और बेसाख्ता मुस्कुरा दी। बासित गुस्से का तेज सही, पर मेरा कितना ख्याल है। वो मुस्कुराई तो सभी के चेहरों पर मुस्कान दौड़ गई। चेहरों पर ही क्या, जिस्मों में भी तरंग आ गई थी। सबसे पहला आइटम फरहान का था। फरहान डांस में माहिर था और जब उसका साथ बासित की बेटियों ने दिया तो महफिल दो आश्ता हो गई और फिर यके बाद दीगरे
یہ ترنگ سب میں سما گئی. کوئی ہاتھ تالی بجانے میں نہ رہا تو اور کوئی پاؤں تھرکنے سے نہ رہا. لڑکوں کی سیٹیاں اور لڑکیوں کے کہکہے. نعیمہ بیگم جو کچھ دیر قبل ٹینشن میں تھیں اس ماحول سے ہلکی پھلکی ہو گئیں. یہاں تک کہ دلاور اور خاوند نے بھی اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ ڈانس کیا اور خوب داد پائی. اس قدر پرجوش ماحول تھا، اتنی گرم محفل تھی. جس کو ناچنا بھی نہیں آتا تھا وہ بھی ناچنے کے لیے پھڑک رہا تھا. اور جب ارسا اور اس کی کزنز ڈانڈیے کا رقص پیش کرنے لگی تو لڑکوں نے خوب ہلڑ مچایا. سعد اور معز جو اپنی اپنی نئی نویلی دلہنوں کو پہلو میں لیے بیٹھے تھے ان سے چھیڑ چھاڑ اور سرمستگی میں مگن تھے. رقص پیش کر کے لڑکیاں بیٹھ گئیں مگر ارسا سے فرمائش ہونے لگی اور پھر جیسے ہی فرحان نے گانا لگایا تو ارسا کے قدم زمین پر نہ ٹکے. وہ ایسا ناچتی تھی کہ دیکھنے والے کو مبہوت کر دیتی تھی. اسے ناچتا دیکھ کر فرحان سے بیٹھا نہ گیا. وہ اس کے ڈانس میں شامل ہو گیا. ہمیشہ سے ہی دونوں میں انڈرسٹینڈنگ تھی. جب ڈانس کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بہت پریکٹس اور مہارت سے کر رہے ہیں اور اب بھی ایسا ہی لگ رہا تھا. تقریباً تیسرا گانا ختم ہونے والا تھا. فرحان کا جوش ختم نہیں ہو رہا تھا لیکن ارسا بہت تھک چکی تھی اور پھر وہ پھولی سانسوں کے ہمراہ یکدم آلتی پالتی مار کر زمین پر بیٹھ گئی اور اپنی کمر پہ بندہ دوپٹہ کھولنے لگی. بے شمار سیٹیاں اور تالیاں اسے داد دے رہی تھیں. باسط کا بڑا بیٹا حارث مسلسل ارسا کے ڈانس کی ویڈیو اپنے کیمرے میں بنا رہا تھا. وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا. 12:30 بج گئے تھے. اسے پتہ ہی نہ چلا کہ سالار نے اسے 11 بجے فون کیا تھا. اس نے جب میسج پڑھا تو دنگ رہ گئی. محفل تو ابھی جاری تھی اور وہ اسے ہر حال میں گھر جانا تھا. وہ محفل سے نکل آئی اور گھر جانے کے لیے اپنا حلیہ درست کرنے لگی. گوز کا دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن وہ سالار کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی. ابھی تک وہ سالار کے علاوہ گھر میں کسی کو بھی اپنا نہیں بنا سکی تھی. سالار کو ناراض کرنا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا تھا. پھر اس نے دلاور کو بلایا اور اسے بتانے لگی کہ سالار نے اسے فون کیا تھا اور ٹھیک 10:30 بجے گھر آنے کو کہا تھا لیکن وہ فنکشن میں اتنی مگن ہوئی کہ بھول گئی. ٹھیک 11 بجے سالار کا میسج اس کے موبائل پر آیا جس میں صرف اتنا لکھا تھا کہ اب میرے گھر آنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. چونکہ وہ موبائل اپنے کمرے میں چھوڑ کر بھول گئی تھی. 12:30 بجے اسے میسج ملا ہے. اب اسے ہر حال میں گھر جانا پڑے گا مگر سالار سے ڈر لگ رہا ہے. وہ روحانسی ہو کر بولی تو دلاور سوچ میں پڑ گیا. پہلے ہی ساجدہ کو باسط نے گھر سے نکال دیا تھا اور اب اس کے بچے بھی بھیج دیے. نہ جانے ان بچوں کو وہ بلائے گا بھی یا کوئی نئی سازش ہے. اوپر سے سالار کا حکم ٹال کر ارسا کو گلے میں لٹکانے والی بات تھی. پھر سالار کی فیملی ایسی نہیں تھی کہ دلاور انہیں باسط وغیرہ کی طرح اگنور کر دیتا. مہراب علی سے دوستی اپنی جگہ صحیح لیکن خاندانی رئیس لوگ تھے. پراپرٹی پیسہ ان کے پرکھوں سے چلتا آ رہا تھا. اگر سالار کسی طرح سے ارسا کے قابو میں آ جائے تو ان کے وارے نیارے ہو جائیں. سالار سے بگاڑنے میں فائدہ کچھ نہیں تھا، نقصان ہی تھا. کیا سوچ رہے ہیں بھائی جان آپ مجھے بتائیں میں اب میں کیا کروں؟ تم ایسا کرو چلنے کی تیاری کرو، میں تمہیں بھجواتا ہوں. اگر بھائی جان سالار نے میرے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کیا تو ہو سکتا ہے وہ مجھے گھر میں ہی نہ گھسنے دے. میں کیا رات کے 1 بجے واپس آؤں گی؟ بے فکر رکھو، صرف اس نے دھمکی دی ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا. آپ نہیں جانتے بھائی جان، جب سالار کی کھوپڑی الٹی ہے تو وہ گھر والوں سے بھی لڑنے کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا تم مطمئن رہو، میں تمہیں خود چھوڑنے جاؤں گا اور بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوتا. میں نے تمہیں امی سے ملنے سے اس لیے روکا تھا تاکہ تم دوسرے لوگ متوجہ نہ ہوں. اگر ساجدہ کو پتہ چل گیا کہ میں تمہیں خود چھوڑنے جا رہا ہوں تو وہ تانے دے دے کر جینا حرام کر دے گی. لیکن 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر رشتے کو اس کے حساب سے مینٹین کرنا پڑتا ہے. دلاور نے گاڑی سالار کے بنگلے کے سامنے روکی، پھر باہر نکل کر ڈور بیل دی. دوسری ہی بیل پر باوردی گارڈ نے دروازہ کھولا. خان میں ہوں، دلاور علی. گارڈ نے بڑھ کر ہاتھ ملایا. ارسا کو چھوڑنے آیا تھا، دلاور نے بتایا. آئے بیگم صاحبہ. وہ سر جھکا کر ایک سائڈ پر ہوا. ارسا اعتماد سے نکل کر گیٹ میں داخل ہوئی. گھر والے تو سب سو رہے ہیں. گارڈ نے اپنا فرض ادا کیا. کوئی بات نہیں، میں بھی جا رہا ہوں. دلاور نے گاڑی بڑھا لی. ارسا گھر میں داخل ہو گئی.
ارسا گھر میں داخل ہوئی۔ رات کے 1 بجے وہ گھر میں داخل ہوئی تو سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ اوائل سردیوں کی شامیں تھیں، خنکی بڑھتے بڑھتے رات میں اچھی خاصی بڑھ جاتی تھی۔ گھر میں سناٹا ہو رہا تھا۔ ارسا چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی تو اس کی ہیل کی ٹک ٹک سالار کے سر پر ہتھوڑوں کی طرح برسنے لگی۔ سالار کا دل چاہا ابھی اٹھے اور اسے سیڑھیوں سے دھکا دے دے، لیکن وہ دلاور کی گاڑی کی آواز سے لے کر اپنے دروازے کی دستک تک کو چپ چاپ سنتا رہا۔ ارسا نے کمرے کا 1 بار نہیں 100 بار اور پھر بار بار دروازہ بجایا، لیکن سالار نے دروازہ نہیں کھولا اور یوں ظاہر کرتا رہا کہ وہ سو رہا ہے۔ بے خبر سویا آدمی بھی اتنی دستک پہ اٹھ جاتا ہے۔ ارسا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے۔ پھر اس نے اپنے موبائل سے بے شمار گھنٹیاں دیں۔ سالار نے موبائل پہلے ہی آف کیا تھا۔ وہ کوریڈور میں ٹہلتی رہی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک اس نے اپنی اسی سزا کو برداشت کیا۔ پھر سالار کا کوئی رسپانس نہ پا کر دلاور کو فون کیا۔ دلاور کا فون بھی مسلسل بزی جا رہا تھا۔ وہ سخت کوفت کا شکار ہو گئی۔ پھر ٹرائی کیا۔ سالار نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ جھنجھلا گئی۔ دل چاہتا تھا اینٹ اٹھائے اور دروازے پر مارے، لیکن ضبط کرنا پڑا۔ دلاور بھائی نے کہا تھا اگر سالار غصہ گلا کرے تو برداشت کر لینا، اگر نہیں کرو گی تو بات گھر میں پھیلے گی اور پھیلنے سے بات خراب ہوتی ہے۔ مگر لگتا ہے یہ بات سالار کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر مجھے ذرا سی دیر ہو گئی تو کون سی قیامت آ گئی؟ آخر میں نے سالار کو مجبوری بتا ہی دی تھی۔ اتنی ذلت کا تو اسکول کالج دیر سے جانے پر بھی نہیں اٹھانی پڑتی تھی۔ یہ گھر نہیں ہے ہی کوئی جیل خانہ۔ وہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا۔ تب اس نے پھر دلاور کو فون کیا۔ سچ شکر کہ آپ نے فون ریسیو کیا۔ وہ بے چینی سے بولی، ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ دلاور اس وقت ڈرنک کیے ہوئے تھا۔ سرور اور مستی سے بولا، بات کیا ہونی ہے؟ سالار نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ کیا مطلب؟ کیا اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ بے فکر رہیں، ایسی کوئی نوبت آئے گی ہی نہیں۔ فی الحال تو میں کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی ہوں اور صاحب جان بوجھ کر انجان بنے ہوئے ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ میں دروازہ بجا بجا کر تھک گئی ہوں اور سالار کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہا۔ یہاں تک کہ میں نے موبائل بھی ٹرائی کر لیا۔ اب بتائیں آپ بھائی جان، میں کیا کروں؟ وہ یکدم روحان سی ہو گئی۔ اچھا تم فون بند کرو، میں محراب یا الباب کو فون کرتا ہوں۔ بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے سزا دینے کا؟ دلاور کو غصہ آ گیا تھا۔ ارسا کو تقویت ملی۔ اس نے فون بند کیا۔ دوسرے ہی پل دلاور فون محراب علی کو ملانے لگا جو کہ آف تھا۔ پھر اس نے الباب کو ملایا۔ الباب گہری نیند سو رہا تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی پر پریشان ہو گیا۔ نمبر دیکھا تو دلاور علی کا تھا۔ الباب نے آنکھیں مسلتے ہوئے فون اٹینڈ کیا۔ دوسری طرف سے دلاور کی گھمبیر آواز گونجی، آپ تو بڑے مزے سے گرم نرم بستر میں سو رہے ہیں اور میری بہن سردی میں اپنے کمرے کے باہر کھڑی ہے اور سالار کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہا۔ کیا مطلب ہے؟ الباب چونکہ سارے واقعے سے بے خبر بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ ارے بھائی، مطلب کیا ہونا تھا؟ شادی بیاہ کے فنکشن میں دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ ارسا 11 بجے نہ صحیح 1 بجے گھر میں آ گئی۔ میں باقاعدہ خود چھوڑنے آیا تھا اسے۔ بے شک اپنے گارڈ سے پوچھ لو۔ نہیں دلاور بھائی، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں دراصل اس واقعے سے بے خبر تھا، اس لیے پوچھ بیٹھا۔ آپ فکر نہیں کریں، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ ہاں ضرور دیکھو، اور ہاں سالار کو بھی یار سمجھا دینا، کوئی بھلا اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ ایسی سزا تو اب بچوں کو بھی نہیں دی جاتی۔ اساتذہ ان کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال کرتے ہیں۔ شرمندگی کے مارے الباب کی پیشانی ارکالود ہو رہی تھی۔ سہرج بھی اٹھ کر بیٹھ گئی اور تشویش سے شوہر کی متغیر کیفیت کو دیکھنے لگی۔ الباب چاہتا تھا کہ دلاور فون بند کر دے، لیکن وہ بات کو بڑھائے جا رہا تھا۔ میں فون تو محراب علی کو بھی کر رہا تھا، مگر وہ شاید فون بند کر کے سوتے ہیں، سو تمہیں ڈسٹرب کرنا پڑا۔ یار ارسا بہت چھوٹے دل کی ہے، ایسی باتوں سے ہرٹ ہو جاتی ہے۔ سالار سے کہو اس سے محبت سے پیش آیا کرے۔ نازک آبگینوں کی طرح پالا ہے میں نے اپنی ان 2 چھوٹی بہنوں کو۔ الباب کے پاس دلاور کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموش رہا۔ الباب کو تو غصہ سالار پر آ رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی ایسا ڈرامہ لگانے کی جو دوسرے گھر تک پہنچ جائے۔ ایسا کیا اتاولا ہو رہا تھا وہ بیوی کے بنا؟ اگر نہیں آ رہی تھی تو نہ آتی،
अलबाब कमरे से निकला तो सहरिश उसके पीछे पीछे आई। अलबाब ने उसे बाहर आने से रोक दिया। चूंकि अलबाब का दूसरा पोर्शन था, पूरा सहन उबूर करके वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया तो इरसा दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। इरसा को देखकर वो नजरें चुरा गया, फिर जब्त करते हुए सालार के कमरे का दरवाजा पीट डाला। साथ ही वो सालार को आवाजें भी दे रहा था। सालार ने जैसे ही बड़े भाई की आवाज सुनी, उठकर झट दरवाजा खोल दिया। अलबाब ने उसे नादिम कर देने वाली निगाहों से देखा, फिर इरसा को कहने लगा, इरसा अंदर जाओ। दूसरे ही पल इरसा अपने कमरे में थी। अलबाब भी कमरे में आ गया। क्या बकवास थी ये, वो सालार से पूछ रहा था। सालार ने कोई जवाब नहीं दिया। अलबाब को उसकी ये खामोशी बहुत बुरी लगी। तुम्हें पता है, दिलावर अली ने फोन किया था मुझे, और मुझसे पहले उसने मेहराब बाई को फोन किया था, जो कि मिल नहीं सका। गुस्से की वजह से सालार की कनपटियां सुलगने लगीं। अगर कुछ देर तुम और दरवाजा नहीं खोलते तो दिलावर अली तुम्हारे घर के दरवाजे पर आ जाता, और फिर तुम्हारे घर के बड़ों की क्या इज्जत रह जाती है कोई अंदाजा तुम्हें? सालार कुछ नहीं बोला। तुम अपने मामलात अपने कमरे में नहीं निपटा सकते? वो गुस्से से चिल्ला रहा था। दर पर्दा अलबाब को इरसा पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर सालार ने दरवाजा नहीं खोला था तो क्या था, भरा पूरा घर था। वो किसी को तो बताती। सीधा उसने अपने भाई को फोन कर दिया और भाई शिकायत लेकर पहुंच गया। सालार को मुसलसल खामोश देखकर अलबाब नर्म हुआ। जानता था उसकी खोपड़ी जब पलटती है तो 1 मिनट लगता है। अच्छा, अब मजीद झगड़ा ना करना, फिलहाल तुम लोग सो जाओ, रात काफी हो रही है। ऐसा ना हो कि घर में हंगामा हो और घर वाले परेशान हो। तुम्हें पता है अम्मी दिल की मरीजा हैं। सुन रहे हो सालार तुम मेरी बात? जो बात होगी हम सुबह करेंगे, फिलहाल तुम आराम करो। अब वो भाई को ब्रीफ कर रहा था। इरसा एक तरफ सोफे पर बैठी रही, कुछ ना बोली। अलबाब कमरे से निकलकर चला गया। कुछ देर तो सालार ऐसे ही बैठा रहा, फिर उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। क्या हो रहा था वहां जो तुमने इतनी देर लगा दी? वो इरसा पर गुर्राया। इरसा खौफजदा हो गई, फिर भी ढिठाई से बोली, होना क्या था सालार, मैंने तुम्हें बताया भी था कि वहां क्या हो रहा है। तुम सच कह रही हो? सालार की आंखों में खून उतर रहा था। इरसा के रोंगटे खड़े हो गए, फिर भी वो अज़बात में गर्दन हिलाने लगी। फिर उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरना शुरू हो गए। आप बेशक जाकर पूछ लें, बासित भाई ने झगड़ा कर रखा था, इसलिए दिलावर भाई परेशान हो गए। तुम्हारा मैसेज मिलने पर मुझे तो खुद बहुत अफसोस हुआ था। इसी वजह से दिलावर भाईजान मुझे छोड़ने आए थे। वो बासित भाई की वजह से डिस्टर्ब थे, इसलिए उन्होंने यहाँ फोन कर दिया। फिर डरते डरते सालार की तरफ देखकर बोली, आखिर कुछ होता है तो बड़ों को ही मुत्तला किया जाता है। इस बात पर सालार का दिमाग घूम गया और उसने इरसा के ऊपर एक जोरदार तमाचा दे मारा। आखिर क्या हो गया था यहाँ जो तुम छोटे बड़ों को इत्तला पहुंचाने चल पड़ी? तुम्हें तो अपने इफ़ाल की जरा भी शर्मिंदगी नहीं, आगे से मुझसे जबान चला रही हो। सालार का एक थप्पड़ ही पड़ा था। इरसा के 14 तबक रोशन हो गए और उसने धुआंधार रोना शुरू कर दिया। सालार गुर्रा रहा था। हाँ, अब बुलाओ अपने भाइयों को और इकट्ठा करो उन्हें, देखता हूँ वो क्या बिगाड़ेंगे मेरा आकर। इरसा रोती रही। सालार का गुस्सा कम ना हुआ जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी कि तुमने इतनी देर क्या किया। मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। वो उसके सर पर सवार था। इरसा उखड़ गई। हाँ, जान से मार दो मुझे, तुम यही कर सकते हो, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बकवास बंद करो अपनी। सालार ने उसका गला दबा दिया तो उसने और जोर से रोना शुरू कर दिया। सालार ने एक झटके से उसे परे धकेल दिया। वो सोफे से लगकर रोने लगी। नहीं बताओगी ना तुम मुझे? ठीक है, सुबह वो तुम्हारा भाई ही आकर बताएगा कि तुम वहां इतनी देर तक क्या करती रही हो। सालार ने ये कहा और उसके पास से हकारत से हट गया। फिर उसने अपना तकिया और कंबल उठाया और कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चला गया। इरसा कुछ देर तो यूं ही पड़ी रही, फिर उठी। आंसू साफ किए बाहर झांक कर देखा, दूर दूर तक सालार का नामो निशान नहीं था। जरूर ड्राइंग रूम में जाकर सो गया है। इरसा ने कमरे की कुंडी लगाई और जल्दी जल्दी दिलावर को फोन लगाने लगी। दिलावर शराब के नशे में गुम था, इसके बावजूद उसने फोन अटेंड किया। इरसा जल्दी जल्दी उसे सारी बात बताने लगी। फिर उसने बड़े भाई को समझाया
کہ وہ یہاں آکر یہی کہے کہ ہمارے گھر میں پریشانی تھی، اسی وجہ سے عرصہ کو آنے میں دیر ہو گئی۔ دلاور اسے تسلیاں دیتا رہا، لیکن اس کی دلچسپی کا مرکز عرصہ کی گفتگو نہیں، ناچ گانے کی محفل تھی۔ اماں جی نماز فجر کے لیے اٹھی تو سالار کو ڈرائنگ روم میں سوتا دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ ضرور رات کو کچھ نہ کچھ ہوا ہے جو صاحب باہر یہاں سو رہے ہیں۔ اماں جی اپنی عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ ان کا دھیان بار بار سالار کی طرف جا رہا تھا۔ ضرور رات کو بڑا ہی مارکا ہوا ہے جو یہ لڑکا یہاں پڑا ہے، ورنہ یہ لڑکا تو اپنے کمرے کے بغیر سوتا ہی نہیں۔ آہستہ آہستہ دن نکل گیا۔ گھر میں چہل پہل ہونے لگی۔ الباب کی چاروں بچیاں اسکول جاتی تھیں، اسی وجہ سے صبح کے وقت گھر میں اچھی خاصی رونق ہو جاتی تھی۔ سہرش نے سالار کو ڈرائنگ روم میں سوتے دیکھا تو جا کر الباب کو بتایا۔ الباب سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے لگتا ہے میرا بھائی ابھی شادی کے قابل نہیں تھا۔ اچھا، سہرش ہنس دی۔ آپ کی شادی تو اس سے بھی کم عمری میں ہوئی تھی۔ عمر زیادہ ہونے سے انسان میں عقل نہیں آ جاتی۔ بالکل بھی میچورٹی نہیں ہے اس لڑکے میں۔ رات بیوی کو باہر کھڑا کر رکھا تھا، اب خود کمرے سے باہر ہے۔ بچپنا نہیں تو کیا ہے؟ کیا وہ اتنی ان کنٹرول ہے کہ وہ اسے ہینڈل نہیں کر سکتا؟ گھر میں تماشا لگانا چاہتا ہے اور بس۔ کون سے میاں بیوی ہے جن میں تو تکرار نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے مابین جھگڑا نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنا تماشا لگایا جائے۔ تو آپ سمجھا دیتے اسے، بھائی تھا آپ کا چھوٹا۔ اور پھر ایک بات کہوں، ضروری نہیں کہ اس کی بیوی بھی آپ کی بیوی کی طرح ہو۔ آپ ذرا سا غرائے اور ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ ضرور عرصہ نے اس سے مقابلہ کیا ہوگا۔ ابھی وہ دونوں گفتگو کر ہی رہے تھے کہ مہراب علی کے اونچا اونچا بولنے کی آواز آنے لگی۔ بھائی جان، اور اس وقت الباب بستر سے نکل گیا۔ اب عشرت بیگم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ الباب کمرے سے نکلا تو سہرش بھی بیٹے کو گود میں اٹھائے باہر آ گئی۔ وہ سب لوگ ڈرائنگ روم میں جمع تھے۔ سالار کمبل گود میں رکھے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تم نے رات کو عرصہ پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ مہراب علی کا پہلا سوال یہی تھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ سالار نے بھائی سے پوچھا۔ دلاور علی کا فون آیا تھا میرے پاس۔ جو کچھ بھی تم نے اس کے ساتھ کیا ہے سب کچھ بتایا ہے اس نے مجھے۔